नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुर्जर राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैंने कहा था कि नगरपालिका ईओ जो सेकंड पार्ट है उसके एमसीक्यू प्रश्न में प्रत्येक बिंदु वाई लेके आऊँगा। मैंने कल जो करवाए थे सामान्य परिचय से करवाए थे। अब मैं जो प्रश्न ला रहा हूँ धारा 3 से लेकर धारा 50 तक के लगभग 100 प्रश्न ला रहा हूँ, जिसमें 20 प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे, 20 पे कल करेंगे। ऐसे 2-3 दिन के अंदर 3 से लेकर 50 तक की धाराओं से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा मैं आपके माध्यम से करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो हमारा मनोबल नहीं बढ़ पाएगा। आपका साथ चाहिए, आपको मैटर चाहिए। जब बोल दिया धारा 3 से लेकर धारा 50 तक की धारा हमारे सिलेबस में है और 200 प्रश्न में यहां से करवाने वाला हूं। मैंने सामान्य परिचय के 30-35 प्रश्न आपको करवा दिए। आज मैं धारा 3 से लेकर धारा 50 तक के प्रश्न करवाने वाला हूं। वीडियो को शेयर और जरूर करें भाई। चलो पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, ध्यान देवो भाई, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 की परिभाषाओं के अनुसार खतरनाक रोग से क्या आशय है। हेजा कि भाई धारा 2 है, धारा 2 की परिभाषाओं के अनुसार, धारा 2 में क्या है परिभाषा, उन परिभाषाओं के अनुसार जो एक परिभाषा में एक चीज लिखी हुई है खतरनाक रोग, और उस खतरनाक रोग का आशय क्या है। क्या खतरनाक रोग में हेजा शामिल है, क्या प्लेग शामिल है, क्या चेचक शामिल है, क्या क्षय रोग शामिल है, कुष्ठ रोग शामिल है, पोलिया शामिल है, या फिर इन्फ्लुएंजा शामिल है। हाँ बिल्कुल सभी शामिल है। उपरोक्त सभी के साथ राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई भी रोग जो होता है वह इस खतरनाक रोग में धारा 2 के तहत शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, राज्य सरकार के द्वारा घोषित कोई भी रोग इस धारा 2 में खतरनाक रोग की श्रेणी में आ जाएगा। अगर राज्य सरकार किसी भी रोग को घोषित कर देती है धारा 2 के तहत तो भी खतरनाक रोग में आ जाएगा, नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत। चलो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। धारा 2 की परिभाषाओं के अनुसार अधिभोगी, ये क्या लिखा हुआ है, अधिभोगी का क्या अर्थ है। देखो भाई, व्यक्ति जो भूमि या भवन का उपयोग करता है, ऐसे व्यक्ति जो न्यूसेंस सर्जित करता है, व्यक्ति जो नगरपालिका क्षेत्र में संपत्ति का धारण करता है, व्यक्ति जो घृणोत्पादक पदार्थ बनाता है। ये क्या कह रहा है कि जो धारा 2 की परिभाषाओं के अनुसार जो अधिभोगी शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना, धारा 2 में वर्णित अधिभोगी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो भूमि या भवन का उपयोग करता है, वह व्यक्ति जो भूमि और भवन का उपयोग करता है उसे अधिभोगी कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर पालिकाओं के द्वारा निम्न में से किसका प्रबंधन नहीं किया जा सकता है, कि नगर पालिका के द्वारा किनका प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का किया जा सकता है, प्रबंधन नहीं किया जा सकता, तो इसका तो किया जा सकता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का किया जा सकता है। खतरनाक औद्योगिक कचरे का निस्तारण नगर पालिका के द्वारा नहीं किया जाएगा। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर, अगर नगर पालिका में कोई ठोस अपशिष्ट है उसका भी निस्तारण प्रबंधन करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट होता है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन हॉस्पिटल्स में जो बीमारियां होती है, बीमारी के जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, जो दवाइयां होती है, पुरानी दवाइयां होती है और कुछ भी सामान होता है, उन सब की जिम्मेदारी भी नगर पालिका की होती है। गैर खतरनाक घरेलू कचरे का भी निस्तारण नगर पालिका करती है, लेकिन खतरनाक औद्योगिक कचरे का निस्तारण करने का अधिकार नगर पालिका के पास नहीं रहता है। यहां इस प्रश्न के ऊपर फोकस करना है, तो 3 नंबर का आंसर सही हो गया। भवन संरचना में शामिल है, भवन संरचना में शामिल है। क्या तंबू भवन संरचना में शामिल है, क्या बाड़ाबंदी, बाड़ाबंदी आएगा यहां पर, बाड़ाबंदी क्या शामिल है, सामियाना शामिल है, या त्रिपाल आश्रय शामिल है। जल्दी से बताइए कि भवन संरचना में क्या तंबू नहीं होता है। बाड़ाबंदी जरूर शामिल होता है भवन संरचना के अंदर, ना सामियाना होता है ना त्रिपाल आश्रय होता है, बाड़ाबंदी। अर्थात आपको पता है आजकल
पंचायतों के अंदर भी जो बीपीएल परिवार है या अन्यत्र कोई जिसकी आय 2.5 लाख से कम होती है, उस व्यक्ति को अपने जहां घर होता है उस घर के चारों ओर 4 दीवारी बनाने का जो कार्य होता है वो बाड़ाबंदी के अंतर्गत आता है। तो बाड़ाबंदी एक भवन संरचना में शामिल होती है। आजकल इसके पैसे भी मिलते हैं, आप सबको पता होगा, ग्रामीण इलाकों में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में मिलते हैं वही बाड़ाबंदी के पैसे। राजस्थान में वर्तमान में लागू नगरपालिका अधिनियम लागू कब हुआ था? राजस्थान में जो वर्तमान में नगरपालिका अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? क्या 15 सितंबर 2011 को, 15 सितंबर 2012 को, 15 सितंबर 2009 को, 15 सितंबर 2010 को? तो ध्यान रखना 15 सितंबर 2009 को नगर पालिका अधिनियम 2009 वाला जो है ना वो पूरी तरह लागू हुआ था 15 सितंबर 2009। ये तो देखो, ये तो पहले ही कट गए सारे के सारे, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अग्निशमन संपत्ति, अग्निशमन जो केंद्र होते हैं ना, अग्निशमन संपत्ति में निम्न में से सम्मिलित है दमकल इंजन, दमकल केंद्र की भूमि, दमकल केंद्र का भवन, उपयुक्त सभी। तो देखो इसमें तो सभी आने चाहिए। अग्निशमन केंद्र के अंदर दमकल इंजन भी होता है, दमकल केंद्र की भूमि भी होती है, दमकल केंद्र का भवन भी होता है, उपयुक्त सभी, क्योंकि अग्निशमन केंद्र भवन भी होता है, उसके अंदर इंजन भी होता है, उसकी दमकल भूमिया भी होती है, क्योंकि कभी भी इंजन खराब हो सकता है तो उनको आग की जिम्मेदारी होती है, तो वहां हर चीज की उपलब्धता होती है। सार्वजनिक स्थान का आशय निम्न में से है जो, निम्न में से जो है वह है। सार्वजनिक स्थान का आशय क्या पूछ रहा है? सार्वजनिक स्थान का आशय में निम्न में से जो है वह है जो निजी संपत्ति न हो, जो जनता के उपयोग के लिए हो, एक व दो दोनों, एक व दोनों ही नहीं। तो ध्यान रखना जो निजी संपत्ति हो और जो जनता के उपयोग के लिए हो वह सार्वजनिक, या न नहीं होगा भाई, यहां निजी संपत्ति हो वह भी सार्वजनिक स्थान आएगा। ये क्या पूछ रहा है? सार्वजनिक स्थान का आशय निम्न में से जो निजी, अच्छा सॉरी, जो निजी संपत्ति न हो वह सार्वजनिक स्थान में आएगा, जो जनता के उपयोग के लिए हो वह भी सार्वजनिक स्थान में आएगा। तो एक व दो दोनों ही सही होंगे, तो इसमें 7 नंबर में 3 ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक स्थान में आते हैं, वही प्रश्न आया ना अभी सार्वजनिक स्थान वाले। सार्वजनिक मार्ग का प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक मार्ग का चबूतरा, एक व दोनों, एक व दोनों ही नहीं। तो ध्यान रखना सार्वजनिक मार्ग का प्लेटफॉर्म भी इसमें आता है सार्वजनिक स्थान में, और सार्वजनिक मार्ग का चबूतरा भी इसी में आता है। तो कहने का अर्थ 3 दोनों ही सही है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। भूमि शब्द में सम्मिलित है, यहां देखो बहुत शानदार प्रश्न है। भूमि शब्द में क्या शामिल है ये चीज हमें देखनी है। तो भूमि शब्द में मकान भी शामिल है, तो दुकान भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि भूमि में दुकान शामिल नहीं होती है, नहीं, इसमें दोनों शामिल होती है। भूमि में मकान और दुकान दोनों शामिल होती है, तो एक व दो दोनों ही सही होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू हुआ सारे राजस्थान में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, केवल पूर्वी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, केवल छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे जब पढ़ाया था उस समय बताया था नगर पालिका की स्थापना छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में हुई है। लेकिन जो छावनी बोर्ड है ना, छावनी बोर्ड या छावनी क्षेत्र, उनके ऊपर जो अधिकार होता है वो किसके अधिकार में आते हैं? तो ध्यान रखना छावनी क्षेत्र केंद्र के अधिकार में आते हैं। तो राज्य का अधिकार यहाँ पर नहीं रहता है, इस कारण ये राज्य से बाहर रहते हैं, इनके ऊपर केंद्र सरकार का अधीन होता है। तो यही इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, वह धारा है। तो ध्यान रखना राजस्थान सरकार प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। धारा 4 के तहत, धारा 6 के तहत, धारा 7 के तहत, धारा 8 के तहत। नहीं भाई, इसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा, धारा 8, धारा 3 ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा कह रहा है राज्य सरकार प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, अर्थात नगर पालिका का परिसीमन। और परिसीमन जहां आ जाता है वहां धारा आती है। ध्यान रखना नगर पालिका में जहां भी किसी को जोड़ना हो, तोड़ना हो, घटाना हो, बढ़ाना हो, सब कुछ परिसीमन। परिसीमन शब्द जहां पर आ जाए, परिसीमन की डेफिनेशन जहां पे आ जाए, वहां धारा नंबर 3 कर देना। तो धारा 3 आएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं आया था, सॉरी, इसके लिए माफी चाहेंगे। अधिनियम की धारा 3, अधिनियम की धारा
3 के अनुसार किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? केंद्र सरकार? नहीं, गलत होगा। संभागीय आयुक्त? नहीं, गलत होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी? नहीं, गलत होगा। राज्य सरकार? ये तो मैंने आपको बताया था, राज्य सरकार ही किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ये भी परिसीमन में आया कि नहीं है? किसी के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी क्षेत्र को घटा सकती है, 2-3 पंचायतों को एक साथ मिलाकर भी नगर पालिका बना सकती है, एक बड़ी नगर पालिका को, एक बड़ी पंचायत को भी नगर पालिका बना सकती है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। 4 नंबर का ऑप्शन सही हो गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के किस धारा में नगर पालिकाओं के परिसीमन का वर्णन मिलता है? किस धारा में मिलता है? देखो, मैंने अभी आपको 1 मिनट बोला था, जहां भी आपके परिसीमन का वर्णन आ जाता है वहां आपको धारा नंबर 3 ही करना है। परिसीमन आते ही आपको क्या करना है? धारा 3 करना है। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन सही है। जनवरी के पहले दिन को क्या कहा जाता है जिसमें निर्वाचन रोल तैयार? ध्यान रखना, जनवरी के पहले दिन को क्या कहा जाता है जिसमें निर्वाचन रोल तैयार व संशोधित किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान देना भाई। जनवरी के जो पहले दिन को क्या कहा जाता है जिसमें निर्वाचन रोल तैयार व संशोधित किया जाता है? इसको चयनित तिथि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चयनित तिथि कहते हैं। चलो भाई, अगले प्रश्न चलते हैं। राजस्थानी सती निवारण अधिनियम, राजस्थान नहीं आएगा, राजस्थानी नहीं आएगा, राजस्थान सती निवारण अधिनियम कब आया था? 1987 में आया था। राजस्थान सती निवारण अधिनियम कब आया था? 1987 में। दिवराला वाली घटना के बाद ये अधिनियम बना था, सबको पता है, सीकर वाली घटना के बाद। आगे देखिए, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं को सुमेलित कीजिए, अर्थात सही कौन सी है? धारा 37 में क्या पद की शपथ है? क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने आज आपको पढ़ाया है कि हाँ, धारा 37 में पद की शपथ का प्रावधान है और सदस्यों को जो शपथ दिलाई जाती है, अर्थात नगरीय स्वशासन के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कलेक्टर तथा उसके द्वारा नामनिर्देशन व्यक्ति दिलाता है। अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका की प्रथम बैठक से लेकर 1 माह के भीतर शपथ ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसको छूट देने का अधिकार है। ये बात कौन सी धारा कह रही है? धारा 37 कह रही है। धारा 38 क्या सदस्यों का त्यागपत्र है? क्या बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया था। और धारा 38 में सदस्यों का त्यागपत्र होता है और जो नगरीय स्वशासन के जो सदस्य होते हैं, तीनों निकायों के या तीनों संस्थाओं के सदस्य होते हैं, वह अपना इस्तीफा अपने ही संस्थाओं के मुखिया को देते हैं तथा इन तीनों ही संस्थाओं के मुखिया अपना इस्तीफा संभागीय आयुक्त को देते हैं। ये बात मैंने धारा 38 में बताई थी। धारा 39 सदस्यों को पद से हटाना, इसके आधार भी अलग अलग थे, ये भी बात सही है। तो तीनों ही सही है, ये सभी इसमें आएगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा सुमेलित में सभी आ जाएंगे सही। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के आधार पर सदस्यों को समय से पहले हटाने का आधार क्या है? बिना इजाजत के 3 बैठकों में अनुपस्थित रहना। ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा था लगातार पहली बैठक से लेकर 3 बैठकों में, 3 या 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। अगर वह जानबूझकर भ्रष्टाचरण कर रहा है तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। अगर उसे दिवालिया घोषित हो गया है तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। अतः ये सभी इसमें क्या होंगे? सही होंगे। 17 में 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलो आगे देखो। नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में प्रावधान है कि वार्ड परिसीमन, निर्वाचन आदि का मामले में सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी? सिविल न्यायालय की, देखो यहां आ रहा है क्या? परिसीमन। धारा 5 है, धारा 5, धारा 10, धारा 17, धारा 18। देखो यहां धारा 18 नहीं आना चाहिए था, धारा 30 आना चाहिए था। तो धारा 30 ये नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में प्रावधान है कि वार्ड परिसीमन, ये वार्ड परिसीमन नगर पालिका परिषद नहीं में करा है, वार्ड परिसीमन, निर्वाचन आदि मामलों में सिविल न्यायालय की क्या आ रहा है भाई? सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। ये किसने कहा था? धारा 30 के तहत लिखा हुआ है। किसमें? धारा 30 के तहत लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 का संबंध किससे है? निर्वाचन अपराध से है क्या? अभी मैंने आपको बताया था कि धारा 28 के तहत निर्वाचन अपराधी व्यक्ति है
तो ही उसे क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो उसकी 6 साल तक के उसके चुनाव पर पाबंदी लगाई गई है, तो राज्य निर्वाचन आयोग उस 6 साल की अवधि को कम कर सकता है। लेकिन धारा 29 के तहत भ्रष्टाचरण के आधार पर उसको दोषी ठहराया गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग उसकी अवधि को कम नहीं कर सकता। ये पूछ क्या रहा है, धारा 28 निर्वाचन अपराध आएगा, ठीक है कि नहीं है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 नंबर का ऑप्शन सी होगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्धारित योग्यता का वर्णन किया गया है? बताइए भाई, कौन सा आएगा? निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्धारित योग्यता का वर्णन किया गया धारा नंबर 20 में। किसमें किया गया? धारा नंबर 20 में। आज के जो 20 प्रश्न थे, अगर अच्छे लगे हैं आपको, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हो। अब मैं आपको कहाँ हूँ, धारा 3 से लेकर धारा 50 तक के लगभग 150 से 200 प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ। आपका साथ और सहयोग रहा तो मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा। अब आप लोग बना रखेंगे तो आप जिम्मेदारी है। ठीक है, धन्यवाद।